अपन ने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें अपन एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन की कैलकुलेशन की थी। आज अपन इसमें एक और क्वेश्चन लें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। और कल की क्लास में लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रैक्टिकली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अवेलेबल है उसमें क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एरर कम होती है अगर अपन आइडियल से उसको कंपेयर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, आइडियल ऑप एम्प। अभी अपन फिर से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अपन पहले एक आइडियल ऑप एम्प लेते हुए अपन आंसर निकालेंगे उसका और फिर एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए फिर से उसका एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसका कल अपन वोल्टेज गेन निकाल चुके हैं, यहां पर आप इनपुट एज्यूम करें वी आई 1 किलो ओम और 9 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस यहां पर एज्यूम किए, ये टर्मिनल ग्राउंडेड है। किलो ओम में वैल्यू इसकी वी नॉट अपॉन वी आई, ये अपन फाइंड कर रहे हैं। अगर ये ऑप एम्प आइडियल है तो अपने को हमारे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वी नॉट अपॉन वी आई, इसका रिजल्ट आता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला सभी को मालूम है। तो वी नॉट अपॉन वी आई इस वाले केस में कितना आएगा, 10। तो गेन की वैल्यू आइडियल वाले केस में 10। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब अपन लेते हैं तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गेन अपने को मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10। अब एक क्वेश्चन जो गेट में आता है उस पैटर्न पे क्वेश्चन ले रहे हैं। ए नॉट एल ये अपन ले रहे हैं -100। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नॉट एल इक्वल टू -100 है। बाकी सभी रिस्पेक्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है। इसका मतलब अपन इसमें क्या एज्यूम करेंगे, आर आई इंफिनिटी और आर नॉट की वैल्यू 0। और इसी सर्किट में वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे 1K और 9K का, यहां पे रेजिस्टेंस है। ए नॉट एल -100, वी नॉट अपॉन वी आई इसके लिए कैलकुलेट करें। तो पहले आप लोग ट्राई करें, बहुत इजी है। कल अपन ये सब पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ए नॉट एल जब अपने को नेगेटिव दिया है तो वीडी की क्या पोलैरिटी लेनी है, ए नॉट एल पॉजिटिव लिया तो वीडी की क्या पोलैरिटी लेनी है। और इसी क्वेश्चन को अपन अभी पहले आप ए नॉट एल को नेगेटिव लेते हुए सॉल्व करें और फिर सेम क्वेश्चन बस इसमें अपन ए नॉट एल प्लस 100 एज्यूम करेंगे। ए नॉट एल प्लस 100 है इसका, और वी नॉट और वी आई का रेशियो अपने को निकालना है। तो ए नॉट एल की वैल्यू पॉजिटिव दी हो चाहे ए नॉट एल अपने को नेगेटिव दिया हो, वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे गेन इसका नेगेटिव आ रहा है उसका गेन पॉजिटिव। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। और आइडियल वाले केस में अगर ये 10 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 से लेस होगी। गेन जितना हाई होगा उतना अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, 10। तो आइडियल वाले केस में और प्रैक्टिकल वाले केस में एरर कब होगी, जब गेन की वैल्यू हाई होगी। तो अभी अपन इसको -100 लेते हुए कैलकुलेट करें और फिर इसी कैलकुलेशन को आपको रिपीट करना है ए नॉट एल इक्वल टू +100 लेते हुए। इस क्वेश्चन का आपने आंसर निकालना है। ए नॉट एल दिया है -100, तो इसमें अपन क्या करेंगे, कल ये बेसिक अपन ने डिस्कस किया था। जब ए नॉट एल
नेगेटिव हो, ए नॉट एल अगर नेगेटिव है तो इस कंडीशन में अपन वी डी की ये पोलरिटी सेट करेंगे, और ए नॉट एल जब पॉजिटिव है तो ए नॉट एल की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अपने को वी डी की इस पोलरिटी को यूज करना है। क्वेश्चन में जहां पर आ रही इंफिनिटी है, इनपुट करंट मिलता है 0, और क्योंकि यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस 0 दिया है तो अपन ने कल इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिया था, तो वहां से अपने को वी नॉट क्या मिलेगा, ई नॉट एल इंटू वी डी। तो बस ये क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर निकालें। इसी टाइप के क्वेश्चन गेट में कई बार आ चुके हैं। मुझे लगता है सभी लोग आंसर निकाल पाएंगे, फटाफट आंसर निकालें। तुयश सिंह, नो साउंड। तुयश, शुभ साउंड का प्लीज चेक करवाइए। तुयश और शुभ, आपका जो मैसेज आया कमेंट सेक्शन में, लैपटॉप का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये मोबाइल पर भी है इसमें? इसमें कुछ लोगों का कमेंट आया पहले ही लैपटॉप पे क्लियर है, अब कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं इसमें लैपटॉप पर शायद वॉइस नहीं आ रहा है। मोबाइल पर तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद लैपटॉप में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ए नॉट एल -100 है। जितने लोगों ने सॉल्व किया और जितना आप लोगों ने सॉल्व किया इसको चेक करिएगा। इसको अपन लेंगे वोल्टेज वीडी। ए नॉट एल नेगेटिव होने पर इस पोलरिटी का अपन वीडी एज्यूम करेंगे। अब ये जो वी आई है, इस नोड का वोल्टेज, जब भी अपन नोड वोल्टेज लेते हैं डेटम नोड के रिस्पेक्ट में, और डेटम नोड के रिस्पेक्ट में निकालना है वी आई, तो इस नोड का वोल्टेज ये वीडी और ये वी आई, ये आएगा वी आई प्लस वीडी। जब अपन आर आई इंफिनिटी लेते हैं तो इनपुट करंट 0। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल से करंट की वैल्यू 0 एम्पियर। और इसके बाद क्या करेंगे अपन, बेसिक कंसेप्ट लगा दें, I1 इक्वल टू I2। I1 इक्वल टू I2 का इसमें आप यूज करें क्योंकि इनपुट करंट 0 आ रहा है, तो I1 इक्वल टू I2 से ये आएगा 0 माइनस वी आई प्लस वी डी अपॉन 1 इक्वल टू वी आई प्लस वी डी माइनस वी नॉट अपॉन 9। तो वी नॉट इक्वल टू -9 इधर शिफ्ट हुआ तो 10 इंटू वी आई प्लस वी डी। सभी क्वेश्चंस में क्योंकि आर नॉट 0 है, वी डी को आप रिप्लेस करेंगे वी नॉट अपॉन ई नॉट एल से, तो वी डी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय 100। तो इस वाली इक्वेशन से
ये रिजल्ट आएगा वी नॉट इक्वल टू 10 इंटू वी आई माइनस वी नॉट बाय 100। शिफ्ट करने पर 11 ये आ गया 1/10, तो वी नॉट बाय वी आई 100/11, ये इसका रिजल्ट है। आइडियल वाली कंडीशन में 10 और इसमें आएगा लेस देन 10। इस क्वेश्चन को जो अपन सॉल्व करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में ए नॉट एल पॉजिटिव है, तो केवल एक कंडीशन इसमें चेंज होगी। ए नॉट एल के पॉजिटिव होने पर इसका अपन कंपैरिजन भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर सेम क्यों आ रहा है। ए नॉट एल के अकॉर्डिंग अपन वीडी को सेट कर रहे हैं, इस वाले नोड का वोल्टेज। अब इस कंडीशन में क्या लिखेंगे अपन, वी आई माइनस वी डी। बाकी सभी कंडीशन सेम है। इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी, तो आई करेंट 0, तो ये 0 एम्पियर, ये 0 एम्पियर, I1 I2 ये इसमें अपन एज्यूम कर लें, तो I1 इक्वल टू I2 से I1 इक्वल टू I2 इस इक्वेशन से ये आएगा 0 माइनस वी आई माइनस वी डी अपॉन 1 इक्वल टू वी आई माइनस वी डी माइनस वी नॉट बाय 9। इक्वेशन फाइनली क्या बनेगी इसकी, -9 उधर शिफ्ट होगा 10, वी नॉट इक्वल टू 10 इंटू वी आई माइनस वी डी। और इसमें अपन वी डी को जब वी नॉट अपॉन ए नॉट एल से रिप्लेस करेंगे तो वी नॉट वी डी वी नॉट बाय 100, इस वाली इक्वेशन का रिजल्ट फाइनली मिलेगा 10 इंटू वी आई माइनस वी नॉट बाय 100। अब अपन इसमें ये जो रिजल्ट है यहां जो आया था इसको और इसको वाले टर्म को देखें। फाइनली कंडीशन सेम ही आएगी, क्योंकि इसमें अपन ए नॉट एल की वैल्यू नेगेटिव लेने पर जो वीडी की पोलैरिटी ले रहे हैं, पॉजिटिव होने पर उसकी अपोजिट पोलैरिटी। लास्ट में जो अपन इसमें वीडी को रिप्लेस करेंगे वी नॉट अपॉन ए नॉट एल से, तो लास्ट इक्वेशन जो बन रही है वो दोनों में सेम है। तो ए नॉट एल की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे ए नॉट एल आपको नेगेटिव हो, तो जो भी गिवन है कंडीशन, फाइनल जो रिजल्ट है वी नॉट अपॉन वी आई का वो हमेशा सेम आता है। तो ये अपने दिमाग में एक वो कंसेप्ट नहीं आना चाहिए कि ए नॉट एल अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट की वैल्यू पॉजिटिव है, ए नॉट एल नेगेटिव तो आउटपुट की वैल्यू नेगेटिव। वी नॉट अपॉन वी आई जब भी अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हमेशा पॉजिटिव, इन्वर्टिंग का गेन हमेशा नेगेटिव। ए नॉट एल से केवल डिसाइड होता है इसमें वीडी की पोलैरिटी, मतलब वीडी की किस पोलैरिटी के लिए अपने गेन मेंशन किया है, तो वीडी की इस पोलैरिटी के लिए गेन हमेशा नेगेटिव होगा ऑप एम्प का, और वीडी की इस पोलैरिटी के लिए गेन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अपन एनालिसिस करते हैं जब, तो फाइनल वैल्यू इसकी हमेशा सेम रहती है। और जो लास्ट में रिजल्ट आया 100/11, तो आप इसको चेक करेंगे कभी भी, जो आइडियल का रिजल्ट है, आइडियल वाली कंडीशन में 10, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस देन 10। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ए नॉट एल इसमें अपन लेते हैं 10⁵ सपोज, तो इसमें चेंज कहां पे होती कंडीशन, वीडी को लास्ट में अपन रिप्लेस करते 10⁴ है 10⁵ के लिए, तो गेन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलती है अपने को 10। इसको आप चेक कर लें। इसके बाद इस इक्वेशन को यहां से अपन लेते हैं, वीडी को रिप्लेस कैसे करते हैं आप, माइनस वी नॉट अपॉन 100 की जगह पर माइनस एल लगा दे, इसमें -10⁵ है, तो इक्वेशन अपनी ये बनती 10 इंटू वी आई माइनस वी नॉट बाय 10⁵। और इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट अपॉन वी आई, इसको आप चेक कर लें
ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10। ये 10 भी है, इधर शिफ्ट करेंगे और फिर इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो जो टर्म आएगा 10 टू द पावर 5 की कंपैरिजन 1 इसमें नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है इससे वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगी अपने को 10। तो ये जो कल अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, 2 एग्जाम्पल, और आज भी जो अपन ने ये 3 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, इसके बाद ये अपने क्लियर हो जाता है कि एक प्रैक्टिकल ओपेम को अपन आइडियल एज्यूम करते हुए एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस को इजी करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अपन आइडियल मान के चलेंगे और जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। और ये तो क्या अपन ने 2 केवल बेसिक सर्किट के लिए लिया है, अगर कोई दूसरा कोई सर्किट है और अपन इसमें प्रैक्टिकल ओपेम लेंगे तो उसका जो एनालिसिस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसीलिए एनालिसिस को इजी करने के लिए सभी जगह अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आइडियल एज्यूम करते हुए एनालिसिस करते हैं। तो मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वाले केस में अपन ने नीचे प्लस ऊपर माइनस लिया, तो ई नॉट एल की वैल्यू जब पॉजिटिव है तब अलग पोलैरिटी ली वीडी की, नेगेटिव के लिए पोलैरिटी पॉजिटिव में अलग किया है मैंने, तो वीडी की पोलैरिटी अपन ने चेंज की है इसमें। दोनों में आप देखेंगे स्क्रीन पे दोनों सॉल्यूशन है, तो स्क्रीन के सॉल्यूशन है इसमें आप देख लें, वीडी की कंडीशन, वीडी की पोलैरिटी दोनों में अपोजिट है, और लास्ट में अपन ने इक्वेशन का कंपैरिजन भी किया है। तो इसमें अंतर कुछ नहीं पड़ता है, जब अपन वीडी की इस पोलैरिटी को लेते हैं तो इक्वेशन जो बनेगी, और वीडी की उस पोलैरिटी में जहां प्लस है उसकी जगह क्या आता है माइनस, और फाइनली जब अपन वीडी इक्वल टू वी नॉट अपन ए नॉट एल लेते हैं तो दोनों इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आता है। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए एक और क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करें। कई लोगों ने इसका आंसर सेंड किया था कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, तो जितने लोग भी इसको लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर दें, सभी लोग एफर्ट्स करें। बैटरी कनेक्ट है जिसकी वैल्यू ये है, इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ओपन लूप गेन इसका -45 है। आउटपुट की कैलकुलेशन करना है, और केवल ए नॉट एल यानी बाकी सभी रिस्पेक्ट में ओपेम को अपन आइडियल एज्यूम करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में भी आर ए इंफिनिटी और आर नॉट इक्वल टू 0 आपको एज्यूम करना है, वी नॉट की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आता है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हमेशा पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव आने कोई चांस नहीं है उसमें, आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा। और आइडियल लेते हुए अगर गेन की वैल्यू 10 है तो प्रैक्टिकल ओपेम का जो गेन आएगा वो 10 से हमेशा लेस ही मिलेगा। तो इसमें आप देख लें फाइनल आंसर क्या रहा, 100/11। तो आपने जो आंसर सेंड किया था उसमें वैल्यू क्या नेगेटिव है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग में हमेशा गेन इसका पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है आपको डाउट ये क्लियर हो गया होगा। पंकज कुमार आंसर इसका -E। पंकज इसमें प्रैक्टिकल ओपेम दिया हुआ है, पंकज आपने जो आंसर इसमें सेंड किया -E रॉन्ग है प्रैक्टिकल ओपेम पे। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए
अगर अपन इसको आइडियल एज्यूम करें, पहले आइडियल के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आइडियल के लिए जो आउटपुट मिलेगा प्रैक्टिकल लेने पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू से हमेशा लेस होगी, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर अपन इसको आइडियल एज्यूम कर लें तो रेड पेन से आइडियल वाली कंडीशन के लिए इसका आउटपुट लिख रहा हूं। आइडियल एज्यूम करने पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से ये होता वर्चुअल ग्राउंड। तो आइडियल वाले केस में इसका आंसर क्या बनता, 0 माइनस वी नॉट इक्वल टू ई, यानी वी नॉट इक्वल टू माइनस ई। ये कंडीशन कब आती है, जब अपन एक आइडियल ओप एम्प यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल ओप एम्प है, कई लोगों ने इसका आंसर सेंड किया है। अब इस प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर भेजा है कमेंट सेक्शन में। प्रैक्टिकल ओप एम्प के लिए अगर आर इंफिनिटी और आर नॉट जीरो, आर इंफिनिटी दिया है, आर नॉट की वैल्यू जीरो है, सर्किट पे अपन ए नॉट एल माइनस 45 है, तो वीडी की इस वैल्यू से अपन देखते हैं वीडी की पोलैरिटी। ए नॉट एल नेगेटिव है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट नहीं चलेगा, यहां पर अपन लेंगे वोल्टेज वीडी और इसके साथ यहां पर अपन ने कनेक्ट किया है वोल्टेज सोर्स। इस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब जीरो की जगह वीडी होगा। तो एक इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, वीडी माइनस वी नॉट इक्वल टू ई, और इसमें अपन वीडी को रिप्लेस किससे करेंगे, वी नॉट अपॉन ए नॉट एल से, और हमेशा वैल्यू इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके साथ लेते हैं। तो वीडी मिलेगा अपने को माइनस वी नॉट अपॉन 45, ए नॉट एल की वैल्यू माइनस 45 है, तो इसलिए इसका रिजल्ट माइनस वी नॉट बाय 45 माइनस वी नॉट इक्वल टू ई, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस 45 बाय 46 इंटू ई। तो कई लोगों ने इसका, बल्कि अधिकतर लोगों ने इसका करेक्ट आंसर भेजा है, तो माइनस 45 बाय 46 ई, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों का आंसर सही नहीं आया है यहां से देख लें, बेसिक इक्वेशन अपन ने क्या लगाई इसमें, जब भी प्रैक्टिकल ओप एम्प हो ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज अपन एज्यूम करेंगे वीडी। तो इस और ए नॉट एल की वैल्यू नेगेटिव आने पर वीडी की पोलैरिटी को चूज करना है अपने को हमेशा। तो ये प्लस माइनस वीडी, ये ग्राउंडेड है, तो इस नोड का वोल्टेज वीडी, और बस एक कंसेप्ट लगा दिए, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल, ई के। तो वीडी माइनस वी नॉट इक्वल टू ई, और इस वीडी को अपन हमेशा रिप्लेस किससे करते हैं, आर नॉट की वैल्यू जीरो है। तो लास्ट कल इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब आर नॉट जीरो होता है तो वी नॉट किसके इक्वल आता है, ई नॉट एल इंटू वीडी के, और वीडी को अपन रिप्लेस किससे करते हैं, वी नॉट अपॉन ई नॉट एल से। जिनको डाउट है देख लें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट सेक्शन था, इस आउटपुट सेक्शन में एक वोल्टेज सोर्स और एक लगा था आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, ये आउटपुट टर्मिनल था। तो आर नॉट के जीरो होने पर, इसके शॉर्ट होने पर वी नॉट आता है ए नॉट एल इंटू वीडी। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए अपने को इसका आंसर कैलकुलेट करना था, माइनस 45 बाय 46 इंटू ई, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो प्रैक्टिकल ओप एम्प का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी जो अपन कल और आज जो डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें इन एग्जाम्पल से ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी तक कवर किए हैं, एक तो क्या है वो क्वेश्चन कवर हो गए जो गेट में आते हैं। तो गेट में इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन आ चुके हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के साथ।
इसके अलावा ये भी अपना कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल ओपेम को अपन आइडियल ओपेम से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और जो रिजल्ट में एरर आती है वो नेग्लिजिबल रहती है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो अपन ने भी क्वेश्चन लिए थे, ए नॉट एल अपन ने पहले 2 क्वेश्चन में 100 लिया था और इसमें कितना लिए, केवल 45। इन सभी क्वेश्चंस में अगर प्रैक्टिकली अपन जो ओपेम्प है उसका गेन 10 टू द पावर 4 या से हायर होता है, उस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो जो गेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आइडियल वाली वैल्यू को मैच करेगा। अब इसके बाद अपन एनालिसिस जो कर रहे हैं आइडियल ओपेम के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइडियल ओपेम के कुछ बेसिक सर्किट तो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक इसमें कंसेप्ट यूज होगा। एक लॉजिक मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा दूंगा। वी नॉट की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। वी नॉट अपन इसमें फाइंड करें, वी नॉट कितना होगा। ओके, करेक्ट आंसर है। इसमें अपन जो सर्किट ले रहे हैं, इस सर्किट में ओपेम्प आ रहा है पॉजिटिव फीडबैक के साथ। पॉजिटिव फीडबैक जब भी अपन यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक है या आइडियल ओपेम्प को अपन ओपन लूप में यूज करें, तो जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पॉजिटिव फीडबैक के साथ आता है तो पॉजिटिव फीडबैक वाली कंडीशन में आउटपुट की वैल्यू या तो प्लस वी सेट होती है या फिर होती है माइनस वी सेट। डिपेंड करता है कि अपन नॉन इन्वर्टिंग को हायर पोटेंशियल पर ले रहे हैं या अपन इन्वर्टिंग को हायर पोटेंशियल पर ले रहे हैं। अगर अपन ने नॉन इन्वर्टिंग हायर पोटेंशियल पर है तो नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज जो नॉन इन्वर्टिंग का है, नॉन इन्वर्टिंग का ग्रेटर है इन्वर्टिंग से, इन्वर्टिंग एंड से हायर है। तो इस कंडीशन में वी नॉट की वैल्यू ये मिलती है अपने को प्लस वी सेट, और अगर ये लेस हो गया तो वी नॉट मिलेगा माइनस वी सेट। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव फीडबैक है और साथ में दिख रहा है इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपन एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इसीलिए जो आउटपुट है इसकी वैल्यू ये होगी प्लस वी सेट। कभी कभी क्वेश्चंस में वी सेट की वैल्यू अलग से दी जाती है, पर वी सेट अगर आपको अलग से नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप वी सेट को सप्लाई वोल्टेज के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या वी सेट की वैल्यू अलग से मेंशन नहीं की क्वेश्चन में, इसीलिए अपन इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे, 15 वोल्ट। अधिकतर लोगों ने 15 वोल्ट इसका आंसर सेंड किया है, करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर अपन इसको -1 वोल्ट लेते हैं, बाकी सब सर्किट में सेम है कंडीशंस, 1K 9K का सर्किट है, रजिस्टिव नेटवर्क है, और इनपुट जो लिया है ये इनपुट है इसका -1 वोल्ट। तो इस कंडीशन में सेम लॉजिक लगा के आउटपुट मिलेगा माइनस वी सेट। तो आउटपुट की वैल्यू इस केस में कितनी अपन एज्यूम करेंगे, -15 वोल्ट। और कल मैंने आपको बोला था जो मैक्सिमम आउटपुट है, नेगेटिव फीडबैक हो चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो चाहे ओपन लूप हो,
ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में ऐसा लगता है कभी कभी कि वी नॉट वी आई के प्रोपोर्शनल चलता है, पर ये ध्यान रखें किसी भी कंडीशन में ओपेम का जो मैक्सिमम आउटपुट है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वी सेट के इक्वली मिलेगा। जो आउटपुट है इसको अपन ऐसा लिख लें, वी नॉट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी, हमेशा वी सेट के इक्वली होगी। ओपेम पे अपन नेगेटिव फीडबैक का यूज करें तो पॉजिटिव फीडबैक और ओपन लूप में तो आते ही प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, और नेगेटिव फीडबैक में भी जो मैक्सिमम आउटपुट होगा वो कभी भी सप्लाई वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर सकता। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू प्लस वी सेट और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, माइनस वी सेट। तो ये कल अपन डिस्कशन कल कर चुके थे। अब इसके बाद अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक बेसिक सर्किट ले रहे हैं, एडर सर्किट। एडर सर्किट का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग इसका ग्राउंडेड है। ओपेम आइडियल एज्यूम कर रहे हैं। तो आइडियल ओपेम पे अपने को फाइंड करना है इसमें वी नॉट। ये बेसिक सर्किट सभी लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ाई है। यहां पर अपन आइडियल ओपेम के लिए ग्राउंड है तो इसको आप लेंगे वर्चुअल ग्राउंड, साथ में एक और कंसेप्ट इनपुट करंट इसकी जीरो। तो ए नॉट एल इंफिनिटी, आर आई की वैल्यू इंफिनिटी, तो ए नॉट एल इक्वल टू इंफिनिटी से वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, आर आई इक्वल टू इंफिनिटी तो इनपुट करंट इसका जीरो। अब अपन इसमें करंट्स इसमें एज्यूम कर ले I1 I2 I3 IN। यहां पर लिया अपन IF, ये 0 एम्पियर है तो IF होगा। तो इस वाले सर्किट के लिए IF इक्वल है I1 I2 I3 और IN का समीशन। ये नोड 0 वोल्ट पर है तो IF की वैल्यू 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF इक्वल टू I1 V1 minus 0 by R1 plus V2 minus 0 by R1 R2 plus V3 by R3 Vn by Rn। तो V नॉट का इसमें रिजल्ट आ जाएगा माइनस RF इंटू V1 by R1 प्लस V2 by R2 Vn by Rn। सभी रेजिस्टेंसेस को अगर अपन इक्वल एज्यूम कर लें, R1 R2 R3 सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के, तो इस कंडीशन में V नॉट का रिजल्ट माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। इस एडर सर्किट के पहले जानबूझकर आपको लिखवा दिया है, नेगेटिव फीडबैक होने पर भी आउटपुट की जो वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, माइनस वी सेट या प्लस वी सेट। तो इसमें ध्यान रखें इन सभी वोल्टेजेस का समेशन तो हो रहा है, पर जो टोटल आउटपुट आएगा वो कभी भी सप्लाई वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो वोल्टेज अपेयर होगा वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल ही होगा। तो नेगेटिव फीडबैक में
ये सर्किट इन सभी इनपुट्स का समेशन तो कर रहा है, लेकिन समेशन में ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा, जो भी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर अपने को दिए जाए। तो ये था एडर सर्किट, एकदम बेसिक सर्किट था। तो सभी लोग इसमें जो भी एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम, उसमें क्वेश्चंस वो करते ही हैं। अब एक सर्किट का आउटपुट निकालें आप सभी लोग। इस वाली सर्किट को मैं CMRR के लिए भी बाद में डिस्कस करूंगा। अभी अपन आइडियल ऑप एम्प के एकदम बेसिक कंसेप्ट लगाते हुए इस सर्किट का आउटपुट फाइंड करें। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है। CMRR के लिए अपन इसका बाद में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, पर अभी जो अपन ने कंसेप्ट यूज किए हैं, बेसिक कंसेप्ट आइडियल ऑप एम्प के, केवल उसको यूज करते हुए इसका अपने को आउटपुट निकालना है। तो इसको भी एक क्वेश्चन मान के चलें। वैसे सर्किट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है, पर अभी केवल एनालिसिस करना है आइडियल ऑप एम्प के लिए। तो आइडियल ऑप एम्प का जो कंसेप्ट है, ऑप एम्प आइडियल है, इनपुट करेंट 0 एम्पियर, इस वाली ब्रांच में 0, इसमें भी 0, और साथ में क्या, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो इस नोड वोल्टेज को आप Vx एज्यूम करेंगे, तो इस नोड का वोल्टेज भी क्या होगा, Vx। तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और इनपुट करेंट 0, ये दो कंसेप्ट यूज करते हुए इस सर्किट का आउटपुट अपने को फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें अपन, सबसे पहले निकालेंगे Vx। इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है, ये दोनों V1 के साथ सीरीज में आ रहे हैं, तो वोल्टेज डिवीजन डायरेक्टली अपन लगा दें इसमें। तो Vx की वैल्यू, या फिर अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे शुरू में, तो आप इस तरह से करें, I V1 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल है, और Vx इस नोड का वोल्टेज है, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो Vx वोल्टेज R2 इंटू I से निकालेंगे, तो यहां से Vx R2 इंटू I, तो V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, वोल्टेज डिवीजन लगा दें सीरीज में, तो Vx की वैल्यू, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया Vx R2 V1 अपॉन R1 प्लस R2। तो अपन इसमें एनालिसिस करेंगे, फिर इसके बाद इसका अपन रिजल्ट जब कंप्लीट कर लेंगे, एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन सर्किट को देख करके सीधे अपन इसका आंसर लिखें, उस अप्रोच पर अपन जाएंगे। एग्जाम में इस टाइप के कई क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, केवल अपन सर्किट को देखेंगे और सुपरपोजिशन मेथड दिमाग में रखते हुए सर्किट को देख करके डायरेक्टली सिंगल स्टेप में अपन इसका आंसर लिखेंगे। तो इंडियन सर्विसेज में 4-5 बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें आउटपुट इनपुट का अपने को रिलेशन निकालना होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग दी रहती है,
तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन इसमें अब करेंगे। यहां पर अपन इसके बाद या I1 I2 करंट एज्यूम कर लें, ये 0 एम्पियर है। इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, I1 इक्वल टू I2, तो I1 इक्वल टू I2 से जाएगा V2 माइनस Vx अपॉन R1 इक्वल टू I2 Vx माइनस V0 अपॉन R2 के इक्वल है। तो इसका रिजल्ट आएगा, इस V0 वाली टर्म को अपन शिफ्ट कर दें, V0 बाय R2 इक्वल टू Vx इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस V2 बाय R1। तो V0 बाय R2 या रहे इसमें Vx इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस V2 बाय R1। अब इसमें जो Vx है, Vx किसके इक्वल है, V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसको अपन V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू, इसको अब सॉल्व कर लें, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हुआ टर्म, ये कैंसिल हो गया, V0 बाय R2 ये आ रहा है V1 माइनस V2 बाय R1। तो V0 का रिजल्ट इसमें आता R2 बाय R1 इंटू V1 माइनस V2। ये जो V1 माइनस V2 है, इसको लिखते हैं VD। ये क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज। तो आउटपुट इसका V0 R2 बाय R1 इंटू VD, जो डिफरेंस है इनपुट का, तो V1 माइनस V2 आउटपुट जो आ रहा है V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, इसलिए सर्किट को बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें बाद में कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो के लिए अपन इसका फिर से एनालिसिस करेंगे। अभी अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में, जिसमें आउटपुट का रिलेशन निकालना था, गेट में भी आ चुके हैं और ईएस में भी 5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सिंगल स्टेप पे आंसर कैसे निकालेंगे, उस वाली अप्रोच पे अपन अभी जा रहे हैं। अभी अपन यहाँ पर इस फॉर्म में जो रिजल्ट आया है, यहां से अपन V0 बाय VD इसको लिखते हैं AD, इसको लिखते हैं डिफरेंशियल गेन, ये होता है डिफरेंशियल गेन। और V0 प्रोपोर्शनल है किसके, VD के, यानी यहां पर जो इनपुट पे वोल्टेज अपन अप्लाई किया है उसके डिफरेंस के लिए सेंसिटिव है। तो अपन CMRR में इसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। अभी इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस केवल इतना था, इस टाइप के क्वेश्चन जो ईएस का ऑब्जेक्टिव गेट में आ चुके हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो ये हुआ इसका इस तरह से एनालिसिस। अब सिंगल स्टेप में इक्वेशन लिखनी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए ना, तो V0 के ऑप्शंस 4 आपको दिए जाएंगे, इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज आपको दी जाएंगी। तो सिंगल स्टेप में इतना एनालिसिस नहीं करना है आपको, अब सिंगल स्टेप में इसका आंसर सुपरपोजिशन मेथड से लिखें। अब यहां से इस सर्किट के ऑब्जर्वेशन से मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं आपको V0। थोड़ा सा इसको अपन ध्यान से देखें। इसमें क्या होगा, सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन मेथड क्या है, सुपरपोजिशन मेथड ये है जब एक से ज्यादा सोर्स एक साथ किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट हो, तो अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 रिस्पॉन्स निकालते हैं। तो इस वाले नेटवर्क में 2 सोर्स एक साथ कनेक्ट है, एक V1 और एक V2। तो V1 V2 2 सोर्स एक साथ कनेक्ट है, अपन एक रिस्पॉन्स निकालेंगे V1 के लिए और एक रिस्पॉन्स निकालेंगे V2 के लिए। तो इसमें क्या होगा, बस एकदम बेसिक कंसेप्ट आप नेटवर्क के लगा दें। जब अपन V1 को 0 एज्यूम करेंगे, V1 को आपने 0 एज्यूम किया,
तो इसका इक्विवेलेंट नॉन इन्वर्टिंग पे क्या बनेगा वो आपको समझा रहा हूँ उस साइड। और एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इतना सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप टिक कर पाएंगे। V1 को अपन जब 0 करेंगे तो V1 को 0 सेट करने पर केवल मैं इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इक्विवेलेंट बना रहा हूं, बाकी अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन आएगी, V1 को 0 किया, ये भी 0 गया, तो दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। अब इसका अपन एक इक्विवेलेंट एज्यूम कर लें, जैसे अपन एक इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया R डैश, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा वो मैं आपको केवल इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस नोड और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस, इस नोड और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में, और पैरेलल का इक्विवेलेंट R डैश। इसके बाद इस सर्किट में जब V1 0 है तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं, ये इक्विवेलेंट इसका बनेगा। किस कंडीशन में? जो अपन V1 की वैल्यू को 0 सेट करेंगे, इसलिए अपन इसको अलग अलग ले रहे हैं। V1 को 0 सेट करने पर आउटपुट अपने को मिलेगा V2 के लिए, और जब V2 को अपन 0 सेट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा अपने को V1 के लिए। तो दोनों के लिए अपन इंडिविजुअली आउटपुट इसका फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर इसमें आइडियल ऑप एम्प का इनपुट करंट 0, तो ड्रॉप की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये ग्राउंड है, 0 है, तो ये इफेक्टिवली किस पे आ गया? ग्राउंड पे। मतलब अपन इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन क्या एज्यूम करेंगे? ग्राउंड। तो क्लियर है ना? जब अपन V1 को 0 सेट किया तो V1 को 0 सेट करने पर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, अपन इस सर्किट में देखिए V1 को ग्राउंड किया, तो V1 को ग्राउंड करने पर ये नोड भी इफेक्टिवली ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो क्या मिलेगा अपने को? V2। अब आप कॉन्सेंट्रेट करना सिंगल स्टेप में आउटपुट कैसे लिखना है, क्योंकि अपने को एग्जाम में केवल अपना टाइम सेव करना है, एक्यूरेसी भी रहा, टाइम भी अपना सेव हो, स्पीड बढ़ाना है, अपने को टाइम सेव करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आगे कभी भी इतना एनालिसिस ना करें, ये ध्यान रखें, इतना सब एनालिसिस अपने को कभी भी नहीं करना है। सिंगल स्टेप में आंसर लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें। डाउट आएगा तो फिर अपन दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर अपन ये कंसेप्ट ले चुके हैं, बहुत बेसिक था। इसको 0 किया तो कोई इनपुट तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 0 वोल्ट। अपन इस जब V1 को 0 करेंगे तो V2 का आउटपुट लें, तो इसको ग्राउंड करने पर ये कन्वर्ट किस में हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में -RF/R1, तो इसमें क्या R2 है, तो -R2/R1 इंटू VI। तो V2 का जो रिजल्ट है इसको 0 करने पर V2 के लिए रिस्पॉन्स मिलेगा -R2/R1 इंटू VI। ठीक, V1 को 0 किया तो V2 से रिस्पॉन्स ये कन्वर्ट हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो -R2/R1 इंटू VI। अब इसके बाद V1 से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? तो अपन जब V1 का रिस्पॉन्स निकालेंगे तो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इस वोल्टेज को अभी मैं लिख रहा हूं Vx, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पर पहले Vx लेते हुए आप समझ लो। इसको आपने एज्यूम किया Vx, इसको अपन ले रहे हैं ग्राउंड। तो जब अपन V1 के लिए रिस्पॉन्स निकालेंगे तो V1 के लिए रिस्पॉन्स निकालते समय इसको अपन ग्राउंड एज्यूम करेंगे, और इसको आपने ग्राउंड एज्यूम किया तो ये सर्किट कन्वर्ट होगा एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जिसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज Vx पर है। कंडीशन क्या बनेगी? ये R1, ये R2, ये कंडीशन इस सर्किट की फॉर्म होगी
जो अपन V2 को 0 एज्यूम कर लेंगे, तो कन्वर्ट हो गया एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जिसका इनपुट क्या है Vx। तो इसका फार्मूला क्या, 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VI। तो इसके लिए डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू VX। अभी मैंने इसको Vx लिखा, पर अपनी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सिंगल स्टेप पे अपन Vx को भी लिख पाए। तो Vx क्या आपने कोई ध्यान रखना है, आइडियल वाले केस में ये तो 0 एम्पियर है, Vx किससे मिलेगा, इसके वोल्टेज डिवीजन से। तो अगली बार आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन लिखे 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू VX। तो Vx में लिखते हुए अभी अपन अगले स्टेप में इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मतलब 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे तो ये इनपुट V1 से Vx अपियर होगा। तो इसमें अपने को V0 का जो रिजल्ट है माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू Vx R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1। तो फाइनली R2 बाय R1 कॉमन आने के बाद ये इसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, पर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सिंगल स्टेप में अपन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो प्रैक्टिस है, बहुत ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिस होनी है, केवल एक बेसिक अपने को दिमाग में रहेगा तो अपन सिंगल स्टेप में इसको लिख पाएंगे। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। देखिए, सर्किट के ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली आंसर, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कम से कम अपन इतने एनालिसिस को अवॉइड करते हुए आखिरी स्टेप पे डायरेक्टली जा पाएंगे। कैसे लिखना है फिर से देखिएगा, V0 मैं पहले V1 से लिखवा रहा हूं, फिर उसका V2 से। V2 वाला तो बहुत आसान है। इस V1 से जब मैं लिखवाऊंगा तो इसको ग्राउंड एज्यूम करूंगा, तो दिमाग में आप ये एज्यूम कर लेंगे ग्राउंड है। कन्वर्ट किस में हो गया कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। जब अपन इनपुट अप्लाई करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एंड पर, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन ने 0 एज्यूम किया है। V1 V2 की वैल्यू कुछ भी आए, अपन इसमें जो यहां पर वोल्टेजेस होंगे उन वोल्टेज से डायरेक्टली इसका आउटपुट लिख रहे हैं। अब आउटपुट चाहे नेगेटिव हो चाहे आउटपुट पॉजिटिव हो, ये एनालिसिस से इंडिपेंडेंट है। V1 V2 की वैल्यू से अपन इसमें 2 वोल्टेज एज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव, कोई भी वैल्यू इसमें आए, इसीलिए अपन ने इसको V1 V2 लिखा है। कोई वोल्टेज की वैल्यू अपन ने इसमें एज्यूम नहीं की है, ना ये पॉजिटिव नेगेटिव अपन ने ऐसा कुछ मेंशन इसमें किया है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज हो उसके लिए अपन सीधे इसका आउटपुट लिख रहे हैं। मैं V1 से पहला आउटपुट इसका लिखवा रहा हूं। जब अपन V1 के लिए आउटपुट लिखेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक वोल्टेज है और ये ग्राउंड हुआ, तो ये बनेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसका गेन इस फीडबैक में जो रेजिस्टेंस आते हैं तो 1 प्लस RF अपॉन R। ये R1 R2 का कोई इसमें यूज नहीं है, 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू इस नोड का वोल्टेज, तो इस नोड का वोल्टेज इंटू इस नोड का वोल्टेज, तो इसको वोल्टेज डिवीजन से डायरेक्टली लिख पाएंगे अपन, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V1। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज का, वोल्टेज से आउटपुट। फिर इसके बाद V1 को 0 एज्यूम करने पर, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये ग्राउंड है ये भी ग्राउंड है, तो एलिमिनेट हो गया, ये इफेक्टिवली ग्राउंड पे होगा। तो आउटपुट की वैल्यू माइनस R2 बाय R1 इंटू V2। तो यहां से V0 R2 बाय R1 इंटू V1 माइनस V2 होगा। अब इसमें चाहे V1 ग्रेटर हो चाहे V2 ग्रेटर हो, प्रोसेस इसकी हमेशा यही रहेगी। अब देखिए, अब ये मेथड अपने को समझ में आ गया। अब अपन इसमें एक सर्किट ले रहे हैं, सीधे सीधे
वैल्यूज को लेते हुए अपन लास्ट रिजल्ट इसका लिखे। लास्ट रिजल्ट सर्किट के ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली। तो यहां पर अपन एक क्वेश्चन जो गेट ईएस में इस टाइप के पहले आ चुके हैं, तो सर्किट से सीधे इसके रिजल्ट अपन लिख पाए वो अपन प्रैक्टिस में रखें। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू सेम ली थी R1 R2 और वैल्यू में चेंज करूंगा इसमें। क्लोम्स में सभी सभी लोग ट्राई करें पे अपनी अपनी नोटबुक में सिंगल स्टेप आंसर लिखने की कोशिश करें, बाकी कोई कैलकुलेशन ना करें। बस ये देख सकते हैं इसमें इस V1 का रिजल्ट यहाँ पे अपने को मेनली क्या देखना होता है, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। तो क्या होगा 3/4 इंटू V1 इंटू 3/1+3 वोल्टेज डिवीजन से। तो इस नोड का वोल्टेज अपने को मेनली देखना होता है नॉन इन्वर्टिंग का, जो मैंने बाद में वोल्टेज डिवीजन से डायरेक्टली लिखा था। तो आप चाहे तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें लिख दें 3/4 इंटू V1। तो ये हो गया। अब अपन इसका सीधे सीधे आउटपुट लिखें। V1 को 0 एज्यूम करेंगे तो V2 का आउटपुट मिलेगा और V2 को 0 एज्यूम करने पर V1 का आउटपुट। तो इक्वेशन इसकी पहले नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट लिख रहे हैं, तो 1 + RF/R1 इंटू, फिर इन्वर्टिंग के लिए इसको शॉर्ट करना है माइनस RF/R1 इंटू V2। केवल और केवल इतना सा इसका सॉल्यूशन अपना होना चाहिए अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अपन जो R1 R2 का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसमें फिजिकली V1 V2 का भी है, पर जो सुपरपोजिशन मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं 1 by 1 रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो 1 by 1 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं केवल। तो अपन इसमें R1 R2 R3 R4 जो भी रेजिस्टेंसेस लेंगे वो यहाँ पे कनेक्ट है। केवल अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये सोर्स 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर से कोई करंट तो आएगा नहीं, कोई करंट नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो यानी ये 0 वोल्ट के ड्रॉप के कारण कहां पे होगा, 0 पर। ये ग्राउंडेड है और कोई करंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका नोड का वोल्टेज 0। तो आउटपुट कैसे मिलेगा V2 से, तो -R2/R1 इंटू V2। और जब अपन इसको 0 एज्यूम करेंगे तो कन्वर्ट किस में हो गए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। तो नॉन इन्वर्टिंग वाले केस में इस नोड का वोल्टेज इंटू 1 + R2/R1। तो रेजिस्टेंस अगर सब फिजिकली कनेक्ट है। नेटवर्क का एक बेसिक स्टेटमेंट होता है सुपरपोजिशन में। अपन जो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं वो लीनियर सिस्टम में अप्लाई करते हैं। लीनियर सिस्टम बायलैटरल हो तो वहां पर ये डायरेक्टली अपन उसको अप्लाई कर पाते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था आइडियल डायोड्स में लगा पाएंगे, तो आइडियल डायोड्स में फेल हो जाता है। मैं एक आपको इसका आंसर दे रहा हूँ आइडियल में कैसे फेल हो जाता है ये सुपरपोजिशन। पर इसमें क्या एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन हमेशा अपन अप्लाई कर पाएंगे। जब भी कोई लीनियर सिस्टम हो वो हमेशा लीनियर का मतलब ही सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो पहले अपन इसको फोकस करें, ये क्लियर है आपको। तो मैं फिर आपको सुपरपोजिशन का एक बेसिक कंसेप्ट पर समझा देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब कहीं डायोड आ गया तो फिर वहां पे सुपरपोजिशन कैसे फेल हो जाता है। बायलैटरल की जगह कोई यूनिलैटरल एलिमेंट आ जाए तो सुपरपोजिशन कैसे फेल होगा। फाइनल कैलकुलेशन आप ये देखिए, V1 - V2 इसलिए आ रहा है, V1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग का, V2 कहां पर है, इन्वर्टिंग पर। तो जो आउटपुट मिलेगा इससे मिलेगा पॉजिटिव, इससे मिलेगा नेगेटिव। तो A - B वाले फॉर्म में आएगा, जहां पर
ए इससे आ रहा है, बी इससे आ रहा है, के लिए इसका लॉजिक है। तो V1 माइनस शॉर्टकट को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं सुधांशु कि आइडियल डायोड वाले केस में अपन सुपरपोजिशन लगाते हैं क्या। तो के आइडियल डायोड आपने जो मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, इसमें तो कोई डायोड का यूज नहीं था, पर क्योंकि आपके क्वेश्चन आ गया है इसमें, तो उसका आप एक लॉजिक समझ लो। नेटवर्क का अगर आपने बेसिक पढ़ा हो, नेटवर्क का अपन एक बेसिक लेते हैं सुपरपोजिशन में, अपने बाइलेटरल एलिमेंट्स जहां पर होंगे वहां पर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है, उसका लॉजिक समझ लो। क्योंकि अपन इस कंसेप्ट में कभी ना गड़बड़ाई, सुपरपोजिशन लगना है कि नहीं लगना, एक बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि अपन डायोड ऑलरेडी ले चुके हैं। यहां पर 5 वोल्ट का एक सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का, एक 2 वोल्ट का सोर्स। ये एकदम इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि सुपरपोजिशन कहां पर नहीं लग सकता। ये यूनिलैटरल एलिमेंट्स है, इसमें सुपरपोजिशन कैसे फेल होगा वो आप समझो। सिलिकॉन डायोड मान ले, आइडियल मान ले, उससे कोई अंतर नहीं है। अपने मान लें ये जो डायोड इसमें यूज किया है ये आइडियल है। अपने को इसमें दिख रहा है 5 वोल्ट है पी टर्मिनल पर, एन टर्मिनल पर 2 वोल्ट। एग्जैक्ट इसका अपन एनालिसिस करेंगे तो अपने को ये मालूम है डायोड ऑन है। इसके ऑन होने पर ये जो करंट इसमें आई आ रहा है, तो इस आई का आंसर क्या होगा, 5 माइनस 2/1 3 मिली एम्पियर। अब अपन जाए इसमें सुपरपोजिशन मेथड से। तो सुपरपोजिशन मेथड क्या करता है, सुपरपोजिशन मेथड में अपन 1 by 1 सोर्स को यूज करते हैं और उसका अपन इंडिविजुअली रिस्पॉन्स निकालते हैं। तो अपन इसमें जब 5 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्स निकालेंगे, सुपरपोजिशन कैसे फेल होगा इस एग्जांपल से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ये 5 वोल्ट अपन ने लिया, यही सुपरपोजिशन है। जब अपन ने V1 को कंसिडर किया, V2 को अपन ने 0 किया, तो इस वोल्टेज सोर्स को अपन ने शॉर्ट किया। इस करंट को मैं लिख रहा हूं अभी I1, तो ये आइडियल है यानी शॉर्ट। तो I1 का रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 मिली एम्पियर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब रॉन्ग आंसर कैसे आता है वो देखें। इसके बाद मैंने इस V1 को शॉर्ट किया, 0 किया, रिस्पॉन्स अपन इससे निकालेंगे। ये डायोड है और ये एक 2 वोल्ट का सोर्स। अब यहां पर दिख रहा है इस सोर्स से ये डायोड क्या हो गया, ओपन। तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें, 0। सुपरपोजिशन क्या होता है, I टोटल यानी I1 प्लस I2 क्या मिलेगा, 5 मिली एम्पियर। जबकि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, 3 मिली एम्पियर। तो इसीलिए ये एनालिसिस रॉन्ग है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 3 मिली एम्पियर। तो डायोड वाले केस में सुपरपोजिशन अपन नहीं लगाते, जहां पर भी बाइलेटरल एलिमेंट्स हो। बाइलेटरल एलिमेंट्स वाले केस में ही अपन सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। चीज ध्यान रखें, पीस वाइज लीनियर मॉडल अपन ने इसमें यूज किया ना, इसको शॉर्ट सर्किट, पर इसमें क्या होता है सुपरपोजिशन को इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस 5 वोल्ट से तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। मान लो अपन ने पीस वाइज लीनियर मॉडल को यूज किया तो डायोड को अपन V गामा RF से रिप्लेस कर दें। पर यहाँ पर क्या है, जैसे ही अपन 2 वोल्ट को कंसिडर करते हैं, 2 वोल्ट से ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो इसमें क्या दिख रहा है आपने को, इस वाले सोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 मिली एम्पियर का, और इस वाले सोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 मिली एम्पियर का, और आंसर क्या हो गया, 0। तो अपन डायोड वाले केस में डायरेक्टली से नहीं लगा सकते सुपरपोजिशन। इन दोनों वोल्टेज से टोटल बायसिंग अपने को देखना है। तो इन दोनों वोल्टेज से
ये बायसिंग क्या हुई फॉरवर्ड, और ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। तो अपन इसमें दोनों सोर्स से इंडिविजुअली बायसिंग देख रहे हैं, तो ये क्या रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर रहा है, पर इसने क्या कर दिया इसको ओपन, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 0 का, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। तो ऑन ऑफ वाली जो कंडीशन है वो दोनों सोर्स से चेंज हो रही है, यहां से तो ऑन हो गया लेकिन इस सोर्स ने क्या कर दिया ऑफ, जबकि एक्चुअल क्या है इन दोनों के कंबाइन होने के बाद 3 वोल्ट की फॉरवर्ड बायसिंग है और ये डायोड ऑन है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट इसका क्या है 3 मिली एम्पियर। अब आपका जो क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में हो कि अपन ऑन तो ले ही रहे हैं, तो पहले अपन इसको शॉर्ट कर दें और उसके बाद अपन सुपरपोजिशन लगा दें। ये हो सकता है इस सर्किट के लिए अपन सुपरपोजिशन लगा रहे हैं, पर जब अपन ये सर्किट ले लेंगे तो इस सर्किट में क्या हो गया, अब ये रेजिस्टिव नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया, तो रेजिस्टिव नेटवर्क में तो लग ही जाएगा, पर जो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखा होता है एप्लीकेबल फॉर ओनली बायलेटरल नेटवर्क, नेटवर्क कंटेनिंग बायलेटरल एलिमेंट्स, यूनिलेटरल में क्यों नहीं लगता, उसका ये एक एग्जाम्पल है। और जब आप ये हो सकता है आपके क्वेश्चन ये था कमेंट सेक्शन में कि अपन ने इसको पहले पीसवाइज लीनियर मॉडल से रिप्लेस किया उसका सुपरपोजिशन लगा दें, तो अगर अपन ने पहले ही इसको चेक कर लिया ऑन है या ऑफ है, ऑन ऑफ अपन ने चेक किया फिर इसको एक रेजिस्टिव नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर एनालिसिस किसका हो गया रेजिस्टिव नेटवर्क का हो गया। पर जो उसमें स्टेटमेंट दिया था यूनिलेटरल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो इस लॉजिक से देते हैं अगर अपन यूनिलेटरल एलिमेंट है, जब आप इस सोर्स को लेंगे तो इसने इसको शॉर्ट किया 5 मिली एम्पियर, इसको लिया तो इससे ओपन हो गया 0, तो टोटल करंट क्या हो गया 5 मिली एम्पियर, वो रॉन्ग रिजल्ट इसका दे देगा। तो अपन इसमें क्योंकि डायोड की जो कंडीशन है वो अपन इन दोनों के टोटल से देख रहे हैं, तो क्या डायोड ऑन है और दोनों इफेक्टिव होने पे करंट का आंसर क्या है 3 मिली एम्पियर। तो लगता है सर न्यूमेरिकल से सब आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करें, 2-3 बार इसका डिस्कशन हो गया है, तो मुझे लगता है आप सभी लोग इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे। अब इसमें मैं रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, यहां पर ये R3, यहां पर ये R4। ये वोल्टेज Vx और ये वोल्टेज Vy और V0 का अपन आंसर लिखिए। देखिए Vx के 0 होने पर इन ब्रांचेस पे करंट 0, तो ब्रांचेस पे करंट 0 होने मतलब क्या इस नोड का वोल्टेज क्या होगा 0, तो Vx के 0 होने पर इस नोड का वोल्टेज 0 और इस नोड का वोल्टेज 0 होने पर ये हो जाएगा एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो वोल्टेज Vy है इससे आउटपुट क्या मिलेगा। इसके बाद अपन इसको ग्राउंड करें इसका रिस्पॉन्स निकालने के लिए, तो ये कन्वर्ट किस में होगा एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जिसका आउटपुट Vy तो अब ऑलरेडी ले चुके अपन, इसको ग्राउंड किया, तो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है 1 प्लस RF अपॉन R1 की जगह 1 प्लस R4 अपॉन R3 इसका गेन हो गया, तो गेन मल्टीप्लाई बाय नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, जिसकी वैल्यू क्या हो गई वोल्टेज डिवीजन से अपन देख सकते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Vx। केवल इतना सा इसका लॉजिक है। अब इसमें मेरे को लगता है इससे ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए इसमें बचा नहीं है, डायरेक्टली अपन सिंगल स्टेप में इसका आगे आंसर निकाल लें। और किसी को भी डाउट, अब अपन इसमें ले रहे हैं डिफरेंशिएटर सर्किट। डिफरेंशिएटर सर्किट ये VI और ये V0।
जहां पर भी रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए तो रिएक्टिव एलिमेंट के लिए अपन सी को रिप्लेस कर सकते हैं इसकी इम्पिडेंस 1/CS से, और साइनसॉइडल इनपुट के लिए साइनसॉइडल इनपुट हो और स्टेडी स्टेट कंडीशन हो। स्टेडी स्टेट ये रिज्यूम करना है जब तक कोई स्विचिंग से रिलेटेड ट्रांजिएंट का एनालिसिस नहीं हो, तो साइनसॉइडल इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन एज्यूम करके ही अपन इसका आंसर निकालते हैं। तो इस केस में S इक्वल टू अपन लेते हैं J ओमेगा। नेटवर्क का एकदम बेसिक कंसेप्ट है, S इक्वल टू J ओमेगा लेते हैं अपन, और S इक्वल टू J ओमेगा लेने पर इस कैपेसिटर का जो इम्पिडेंस है ये बनता है 1/J ओमेगा C, जिसको क्या लिखते हैं -J/ओमेगा C। -J/ओमेगा C, इससे अपन इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। अभी अपन इसको S डोमेन में ही ले रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई किसके लिए, साइनसॉइडल इनपुट के लिए, जहां पर अपन इसको -J/ओमेगा C से रिप्लेस करते हैं। तो अपन एक जनरल कंडीशन लेते हैं जो किसी भी इनपुट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर अपन इसको लिखेंगे 1/CS। अब अपन इसका आउटपुट निकालें। ओपेम को आइडियली मान के चलना है, तो यहां पर अपन IC इक्वल टू IR, ये कंडीशन यूज करें, IC इक्वल टू IR। इसका इंपेडेंस 1/CS, तो इसको लिख सकते हैं CS इंटू VIS। इस वोल्टेज को मैंने एज डोमेन के लिए VIS लिखा, और इसका एडमिटेंस क्या होगा CS। ये 1/, इंपिडेंस कर दो, वोल्टेज अपॉन 1/, इंपिडेंस, ये आ गया CS इंटू VIS इक्वल टू 0 माइनस V0/R। एज डोमेन में चल रहा है तो V0S अपॉन VIS ये आ जाएगा -RCS। इसको अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी आती है उसे देख सकते हैं, और साइनसॉइडल के लिए अपन ओमेगा डोमेन में, दोनों में हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज करें। इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बायलेटरल लाप्लास की बात करें तो इसका जो बायलेटरल लाप्लास है, बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, S इंटू X ऑफ S। और अपन जब फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लेते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है S इक्वल टू क्या लेते हैं, J ओमेगा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, J ओमेगा इंटू X ऑफ ओमेगा। तो अपन इसमें एच डोमेन या ओमेगा डोमेन पर ये ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है ये पर्टिकुलरली एक साइनसॉइडल सिग्नल के लिए होती है। तो साइनसॉइडल इनपुट देने पे अपन क्या लेते हैं, S इक्वल टू J ओमेगा, उसी से रिजल्ट इसका आता है। तो इम्पिडेंस -J/ओमेगा C साइनसॉइडल इनपुट के लिए इसका बनेगा। तो अपन जब इसमें V0S का रिजल्ट लिखेंगे तो V0S माइनस RCS इंटू VIS। तो यहां से अपन V0T को लिख सकते हैं -RC इंटू dVi/dt। आउटपुट इसमें प्रोपोर्शनल है डिफरेंशिएशन ऑफ VI के, इसीलिए इस सर्किट को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएटर। ये सर्किट क्या होता है, डिफरेंशिएटर। S इक्वल टू J ओमेगा केवल और केवल साइनसॉइडल इनपुट के लिए अपन यूज करते हैं, और अपन इसमें एजम्पशन ले लेते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन है, जो एक जनरल कंडीशन है। सब ने फैन ऑन किया तो जिस इंस्टेंट पे अपन स्विच को ऑन करेंगे केवल एक कुछ माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड के लिए ट्रांजिएंट आएंगे, डिपेंड करेगा टाइम कांस्टेंट की वैल्यूज पे। उसके बाद क्या है, इनपुट साइनसॉइडल है, कंटिन्यूअसली अपन अप्लाई किया और रिस्पॉन्स भी क्या मिलेगा, सारे साइनसॉइडल।
तो जनरल कंडीशन कौन सी होती है? साइनोसॉइडल इनपुट के साथ स्टेडी स्टेट ही कंडीशन होती है, पर जब उस टाइप की कंडीशन है t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया और कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं, तो उससे ट्रांजिएंट जो आते हैं उसका एनालिसिस करना होता है, वो कंडीशन लेते हैं। तो आप ये मान के चलना जनरल कंडीशन क्या है? साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट। इसलिए क्या होता है, स्टेडी स्टेट उतना मेंशन नहीं करते हैं, वो एक नेटवर्क का एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया। साइनोसॉइडल इनपुट हो तो s इक्वल टू j ओमेगा। गेट में एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग जा रहा हूं, पर क्या बीच में साइनोसॉइडल आ गया है, इसीलिए उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अपन ने जो स्मॉल सिग्नल मॉडल लिया था पी जंक्शन का, तो स्मॉल सिग्नल मॉडल में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था डायोड को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसका ये क्वेश्चन था, पर जो भी है जिसका भी डाउट था समझ लेना। तो मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक अभी अपन डिस्कस करें, फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन नहीं किया था। तो जब अपन हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इस डायोड के पी जंक्शन के जो कैपेसिटेंसेस है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट में 3 एलिमेंट इस तरह से आते हैं, एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, साथ में जो स्पेस चार्ज रीजन जहां पे कैरियर नहीं है उसका रेजिस्टेंस भी सीरीज में ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है, और इसका जो सिंप्लीफाइड मॉडल आता है, इसी मॉडल का जो सिंप्लीफाइड मॉडल अपन यूज करते हैं, उसमें अपन आरडी के साथ सीडी लगा देते हैं। तो अपने को चाहे डायोड का क्वेश्चन हो, चाहे ओपेम का, चाहे कोई सा भी आए, जहां पर भी रिएक्टिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपको याद रखना है रिएक्टिव एलिमेंट वाले केस में 1/CS का अपन यूज करें, C को रिप्लेस किससे करें? 1/CS से। और जैसे ये दो पैरेलल में आ रहे हैं तो R इंटू 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS का इम्पिडेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब जब किसी क्वेश्चन में, मतलब ये एक जनरल अप्रोच आपको बता रहा हूं, आगे इंटीग्रेटर आएंगे और जो भी सर्किट अपने आए सभी में अपन एक ही अप्रोच लेके चले, डायोड का इक्विवेलेंट हो चाहे ट्रांजिस्टर में बने, C को अपन 1/CS से रिप्लेस करते हैं, और इसमें फाइनली अपन इम्पिडेंस को S के फॉर्म में कैलकुलेट कर लें। और जब लास्ट में अपन एनालिसिस करेंगे तो साइनोसॉइडल इनपुट जब दिया जाएगा, जो क्वेश्चन गेट में आया तो उसमें एक साइनोसॉइडल इनपुट था, और साइनोसॉइडल इनपुट के लिए फ्रीक्वेंसी दी जाएगी आपको। तो जो भी वहां पे फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू सपोज 10 टू द पावर 3 है, तो उस केस में अपन एस को क्या लेंगे? जे ओमेगा, यानी एस को आप किससे रिप्लेस करेंगे? जे 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 से। ये केवल लॉजिक अपने को इसमें लगाना होगा सभी क्वेश्चंस में। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो सभी में काम करता है, मतलब कोई सा भी मॉडल हो जहां पर भी कैपेसिटेंस आ गया तो उस कैपेसिटेंस को 1/CS से रिप्लेस करते हैं, और फिर क्या है, फेजर क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी, उन फेजर क्वांटिटी में से x प्लस jy आया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² प्लस y²। बस केवल उतना लॉजिक अपने को इसमें लगाना होता है। तो जो अपन एसी सर्किट पढ़ते हैं फिजिक्स में, 12th की फिजिक्स में भी आते हैं, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस में भी एक साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एक सेक्शन आता है। तो इन सभी में अपन फेजर क्वांटिटीज का एनालिसिस कर चुके होते हैं, तो उस बेसिक कंसेप्ट को लगा करके अपन इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी अपन वापस आ जाए किस पे, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएटर। एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए पहले वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा और S इक्वल टू जे ओमेगा। ये क्या है, इसका कंसेप्ट है, ये ध्यान रखें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जो S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा लेते हैं, कई जगह पहले लेते हैं S इक्वल टू जे ओमेगा, तो इसमें बड़ा डाउट रहता है कि S इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा कब लेना है और S इक्वल टू जे ओमेगा कब लेना है। तो ध्यान रखें, जब साइनोसॉइडल इनपुट हो और स्टेडी स्टेट कंडीशन हो तब पर्टिकुलरली ये लेते हैं अपन S इक्वल टू जे ओमेगा। साइनोसॉइडल इनपुट और स्टेडी स्टेट कंडीशन,
केवल तभी एस इक्वल टू जी ओमेगा और फेजर क्वांटिटीज को सॉल्व करके अपन रिजल्ट्स निकालते हैं। अदरवाइज एस सिग्मा प्लस जी ओमेगा ही होता है। आपको मान के चलना एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जी ओमेगा एस इक्वल टू जी ओमेगा एक पर्टिकुलर केस है। तो इसमें सभी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट में शो कर देता हूं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाप्लास से कब सॉल्व होगा और डायरेक्टली जो जी ओमेगा वाला कंसेप्ट है उससे सर्किट कब सॉल्व होता है। क्या आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा उसमें कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एक क्वेश्चन से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अपन क्वेश्चन में एक सोर्स Vm sin ओमेगा टी ले ले, साइनसॉइडल सोर्स है और t इक्वल टू 0 पर अपन इसको क्लोज किया। क्या एनालॉग सर्किट जो है ना, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है नेटवर्क के, वो भी यूज होते हैं। तो अगर ये अपने को क्लियर है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, तो आपको एकदम क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों का अंतर क्या है इसका। ये IT, इसमें भी जो VT में ले रहा हूं, VT में ले रहा हूं Vm sin ओमेगा टी, पर इसमें केवल मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए रिजल्ट निकालूंगा। तो जब केवल स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए रिजल्ट आएगा तो इसमें एक फेजर वाली अप्रोच चलती है। इस सोर्स को अपन रेफरेंस मानते हुए साइन ओमेगा टी को रेफरेंस ले रहा हूं। अगर आपको डाउट है कॉस ओमेगा टी मान लेना। जनरली क्या होता है, टेक्स्ट बुक में क्या रहता है, कॉस ओमेगा टी को रेफरेंस मान के लेते हैं, पर इसको रेफरेंस मानेंगे तो जितने एंगल लेग लीड करेंगे अपन वो इसके रिस्पेक्ट में लेके फाइनल आंसर सेम आता है। तभी अगर आपको डाउट आए तो इसको आप कॉस ओमेगा टी ले लेना। तो इसको अपन Vm एंगल 0 लेके और इसको जी ओमेगा एल से रिप्लेस करके फेजर करंट डायरेक्टली Vm अपन आर प्लस जी ओमेगा एल से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल के इसको अपन सॉल्व कर लेते, बहुत 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अब एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा, लाप्लास का यूज कब करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा कि लाप्लास कब लगता है और साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट कंडीशन एस इक्वल टू जी ओमेगा कब लगता है। इसमें अगर आप इस वाली अप्रोच पे गए तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। इसमें सिग्मा प्लस जी ओमेगा यानी कंप्लीट एस लेने का मतलब ये होता है ये ट्रांजिएंट पार्ट को भी इंक्लूड करता है। जब अपन इस क्वेश्चन को नेटवर्क में सॉल्व करते हैं लाप्लास वाली अप्रोच से, तो 2 पेज के सॉल्यूशन के बाद इसका रिजल्ट निकलता है। इसमें क्या करते हैं अपन, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 इसमें ट्रांजिएंट भी अपीयर होंगे, वो अपन निकालते हैं। तो इसमें अप्रोच क्या बनती है, इसका लाप्लास और इसको अपन LS लेंगे और IS का जो रिजल्ट होगा जो इस सोर्स है डिवाइडेड बाय R प्लस LS या पुट करेंगे। इनवर्स वगैरह निकालने के बाद लगभग 2 पेज के बाद इसको मिनिमाइज करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट है इसका ये आता है। इस एग्जांपल से एकदम आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। माइनस टेन इनवर्स प्लस V e टू दी पावर माइनस R बाय L T, ये इसका रिजल्ट आता है। Vm ओमेगा L अपॉन, ये रिजल्ट इसका आता है। पर ये क्या है, लगभग 2 पेज के सॉल्यूशन के बाद अपन जब लेते हैं, मैं केवल आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जिसके लिए सीधे अपन आंसर पे ही जा रहे हैं, बाकी सब कैलकुलेशन अपने को नहीं करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे इस वाली अप्रोच से, तो इस वाली अप्रोच से सॉल्व करने पर केवल इसका आंसर इतना रहेगा, इसका केवल इतना ही आंसर मिलेगा। और जब अपन लाप्लास से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें ये एडिशनल टर्म आएगा। ये जो एडिशनल टर्म है इसको आप देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू दी पावर माइनस R बाय LT, और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है और इसको देखें
साइनसॉइडल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये तो ऑसिलेटरी फंक्शन है, इंफिनिटी तक जाएगा, पर ये जो टर्म है, ये टर्म आप देखेंगे ये क्या रहता है? 0, t ग्रेटर देन 4 tau पे। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी? एक्सपोनेंशियल टर्म स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा? 0। तो ये रिजल्ट आया, जो डायरेक्टली किससे आता है? इस वाली अप्रोच से। तो जब हम इस वाली अप्रोच में करते हो 3-4 स्टेप में जो आंसर आता है, लाप्लास से करते हैं अपन कंप्लीट एनालिसिस, तो वहां पे 2 पेज के सॉल्यूशन के बाद फाइनल ये टोटल रिजल्ट आएगा। तो इसमें केवल इतना डिफरेंस आप समझ लो, लाप्लास को जो अपन ने लिया, इनपुट दोनों में साइनसॉइडल है, पर लाप्लास क्या करता है? ट्रांजिएंट को इंक्लूड कर रहा है। ट्रांजिएंट कौन सा आ गया इसका? e टू द पावर माइनस r बाई टी। और जो अपन ने s इक्वल टू j लिया, तो ये बन गया केवल स्टडी स्टेट एनालिसिस, जिसमें ये जो अप्रोच होगी फेजर वाली, उस अप्रोच में ये सेकंड टर्म आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों अप्रोच में डिफरेंस है। तो आप ये ध्यान रखना, s सिग्मा प्लस j ही होता है, s हमेशा सिग्मा प्लस j ही होता है। और ये लाप्लास वाला जो अप्रोच है वो किसी भी इनपुट के लिए एप्लीकेबल है। पर जब अपन केवल साइनसॉइडल की बात करते हैं, तो साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एक इसका शॉर्टकट मेथड है, जिसमें अपन s को क्या ले लेते हैं? j और जो 2 पेज का सॉल्यूशन इस सिंपल से क्वेश्चन का है, वो मात्र 3-4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका बेसिक आप ये ध्यान रखना, जब अपन s इक्वल टू सिग्मा प्लस j लिया, तो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों सॉल्यूशन मिलते हैं। और जब अपन s इक्वल टू जब केवल j लेते हैं, और वो भी केवल साइनसॉइडल के लिए ही होगा। तो ये एनालिसिस साइनसॉइडल इनपुट और स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए वैलिड होता है, बाकी सभी के लिए वैलिड नहीं होता है। पर एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आए, जैसे साइनसॉइडल इनपुट दिया, आपको ओमेगा दिया, तो वहां पे क्या ट्रांजिएंट उसमें डिस्कस नहीं होते कि कैपेसिटर क्वेश्चन है, तो वहां पे जनरल कंडीशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम है, इनपुट कंटिन्यूअसली आ रहा है, कंटिन्यूअसली आउटपुट मिला, तो क्या मिला? साइनसॉइडल इनपुट है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। फैन का अपने स्विच ऑन किया, तो ऑन करते समय एक शॉर्ट ड्यूरेशन ये ट्रांजिएंट है, उसके बाद एक स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो फिल्टर इस टाइप के जो सर्किट्स हैं, जो अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस में कंडीशन क्या बनती है? जनरल कंडीशन वही बन जाती है कि साइनसॉइडल इनपुट आ रहा है कंटिन्यूअसली, और कंटिन्यूअसली उसका आउटपुट है साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट। तो ये मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। s इक्वल टू j कब है और s इक्वल टू सिग्मा प्लस j कब है, ये पर्टिकुलरली साइनसॉइडल इनपुट, और ये किसी भी इनपुट के लिए, स्टेप, इंपल्स, ट्रायंगुलर, कोई भी फंक्शन हो, ये सभी के लिए वैलिड है। तो मतलब आप ऐसा मान सकते हैं, इसका एक पार्ट है s इक्वल टू j, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज होगा। तो ये मेन है, और ये एक उसका छोटा सा सेक्शन है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में भेजें। वैसे मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब इसमें अपन वापस अपने डिफरेंशिएटर पर आ जाएं। तो डिफरेंशिएटर में भी कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप तो मान के नेटवर्क के एकदम बेसिक कंसेप्ट रखते हैं सभी जगह, सी की जगह 1/CS, और जो इनपुट दिया वहां पे लाप्लास का अपन यूज करके एनालिसिस कर पाएंगे। एग्जाम में अभी तक जो इसके क्वेश्चंस बने हैं, ये सर्किट अपने को देख के ध्यान आ जाना चाहिए, डिफरेंशिएटर है, जो भी इनपुट है उसका डिफरेंशिएशन अपने को आउटपुट में मिलेगा, इनपुट का डेरिवेटिव आउटपुट में मिलेगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ चुके हैं अभी तक गेट और ईएस में, वो किस फॉर्मेट में है? VI दिया जैसे ट्रायंगुलर वेव, इनपुट VI एक ट्रायंगुलर वेव है, तो V0 के लिए ऑप्शंस दिए रहेंगे, स्क्वायर वेव, इंपल्स ट्रेन, पैराबोलिक वेव, आउटपुट पैराबोलिक होगा या ट्रायंगुलर होगा, इस टाइप के ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, ये सर्किट क्योंकि डिफरेंशिएटर है,
तो ट्रायंगुलर वेव जब अपन इनपुट में लेंगे तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा? कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं फटाफट से। आउटपुट क्या मिलेगा? इनपुट अगर अपन एक ट्रायंगुलर लिया है तो इसका आउटपुट क्या होगा? स्क्वायर वेव। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू अपने को मिलेगी। तो इनपुट ट्रायंगुलर वेव के लिए जो आउटपुट है वो क्या होगा? स्क्वायर वेव। और इसमें अगर अपन इनपुट को स्क्वायर लिया तो इनपुट स्क्वायर लेने पर उसका डिफरेंशिएशन कन्वर्ट किस में होगा? इम्पल्स में। तो ट्रायंगुलर के लिए स्क्वायर, और स्क्वायर लिया तो इम्पल्स वाले फॉर्म में इसका अपने को आउटपुट मिलता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो जनरली इस वाले पैटर्न पे आए, और अपन इसमें जो क्वेश्चंस लेंगे तो वहां पर अपन एस डोमेन में कुछ क्वेश्चंस अपन ले लेंगे फिल्टर विल्टर के साथ। तो फिल्टर सर्किट जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ओमेगा डोमेन में भी अपन कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो वहां पर ही कुछ जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे उनको भी वहां पर अपन यूज करके सर्किट का एनालिसिस करेंगे। तो डिफरेंशिएटर तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगा, डिफरेंशिएटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएटर से अपन हटके कुछ ये टॉपिक पे आ गए थे, पर क्योंकि कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा, डिफरेंशिएटर से हटके थोड़ा इस वाली सेक्शन पर आ गए थे, और उसी में कोई क्वेश्चन याद आ गया था, एक व्हाट्सएप पे आया था, पर मैं क्या उसका पूरा सॉल्यूशन लिख के नहीं दे पाया था। वो क्या थोड़ा सा आगे का पार्ट था जिसमें अपन ने डायोड के फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को अपन इंक्लूड नहीं किया था। तो कंप्लीट मॉडल को जो अपन यूज करते हैं, जैसे आरडी और सीडी का यूज किया, तो जैसे एक रेजिस्टिव नेटवर्क को सॉल्व करते हैं उसी तरह से अपन इधर लगना कोई भी सर्किट हो, जो सॉल्यूशन रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए निकालते हैं उसी तरह का एक सॉल्यूशन आपने रिएक्टिव एलिमेंट्स को लेते हुए निकालना है। केवल क्या होगा, आंसर्स जो आएंगे वो एस डोमेन में आएंगे, और फाइनली साइनसॉइडल इनपुट के लिए आप एस इक्वल टू जे ओमेगा लेके ओमेगा की जो भी वैल्यू आपको दी जाए उस वैल्यू को यूज करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक्स प्लस जे वाई वाले फॉर्म में क्वांटिटीज कन्वर्ट होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एंगल tan इनवर्स पाई अपॉन एक्स। तो नेटवर्क एनालिसिस में या जो अपन एसी सर्किट पढ़े आप लोगों ने फिजिक्स में 12th में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही पढ़े, उन कंसेप्ट को लगा के अपन इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप लोगों से एक फीडबैक में और लूंगा बीच में। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, कॉल वगैरह आते हैं कि डेटा इसमें ज़्यादा खर्च होता है लाइव में, तो मुझे लगता है कि लाइव में जो आपको मजा आएगा देखने में और जो क्वेश्चंस वगैरह पूछने में, एक इंटरेक्टिव क्लास है। रिकॉर्डेड लेक्चर में वो ना तो सिंसियरिटी कभी आपकी बनेगी, ना आपको उतना मजा आएगा उसमें। सिंसियरिटी मेन रहता है इसमें, तो ऑफलाइन क्लास वाली सिंसियरिटी है वो मेंटेन होती है अगर आप लाइव क्लास को देखते हैं, और साथ में क्वेश्चंस भी आप पूछते रहे। साथ बहुत अच्छे 2-3 डाउट आए तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि सभी के लिए बेनिफिशियल, इसलिए अपन इसको डिस्कस भी किया है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था डेटा बहुत खर्च होता है इसलिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखते हैं। टाइम का मैनेजमेंट अपन कर लेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे क्या है, डेटा की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो क्या होता है जनरली घर में सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल में डेटा भी है, तो आप क्या उसका हॉटस्पॉट यूज करके, जब 2-3 मोबाइल है घर पे तो उसका भी आप हॉटस्पॉट यूज करके लाइव क्लास देख सकते हैं। तो घर में 2-3 मेंबर है, सभी लोग तो डाटा कंज्यूम करते नहीं है, तो उनकी डेटा को भी आप यूज कर सकते हो। वाईफाई कनेक्शन अगर आपके पास है तो वाईफाई कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, स्पीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। और जो लोग केवल मोबाइल के डेटा पर अपनी क्लास देख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, जो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं
उनके डेटा को भी आप हॉटस्पॉट के थ्रू आप कंज्यूम कर लें तो आपकी क्लास आपकी बहुत इजीली चलेगी। तो ये एक उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी हमने जो सर्विस प्रोवाइडर इस एप्लीकेशन के, उनको ही बोला है कि कुछ इसका सॉल्यूशन है क्या, तो ये देख रहे हैं कि कम डेटा कंज्यूम हो किसी तरह से, लेकिन वो एक टेक्निकल इश्यू है, तो उसके बारे में भी अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि उसका क्या हो सकता है। तो अपन इसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आए। कुछ लोगों का इसमें टाइमिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, वो अपन एक आध दिन में सॉल्व कर लेंगे। जो एक दो लोगों का प्रॉब्लम है टाइमिंग का, वो अपन एक दो दिन में उसका इशू कर लेंगे। अब इसमें द कमेंट सेक्शन में एक बहुत अच्छा सजेशन आया है। इन्होंने क्या किया है, कुमार सत्यम ने वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से पैक निकाले मोबाइल कंपनीज ने। तो जो सर्विस प्रोवाइडर ने आपके मोबाइल के, उसमें वर्क फ्रॉम होम के जो पैक होंगे वो आप ले लें, तो डेटा की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा सजेशन इसमें आ गया है, मतलब मेरे को ये दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम वाला कोई पैक हो, उसको आप देखें कॉल सेंटर से, अगर वो आपको मिलता है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो क्लास का टाइमिंग है वो मैं कल तक थोड़ा सा सॉल्व करके उसको, भाई 2 सेशन में अगर ऐसा लगेगा कि टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से आप रिकॉर्ड डेट पे जा रहे हैं, तो वो उसका सही सॉल्यूशन नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं 2 टाइमिंग कर दूंगा बैच की, एक अलग टाइम, 2 स्लॉट में अलग अलग क्लास चलेंगी। थोड़ा सा कंटेंट ऊपर, मतलब क्या होता है कि कंटेंट सेम रहते हैं। अब किसी ने इस बैच में कोई डाउट पूछा तो हो सकता है दोनों की क्लास में कुछ डिफरेंस दिखे, पर टॉपिक सारे वही रहेंगे, क्वेश्चंस भी आपको लगभग वही मिलेंगे। बीच में डाउट है तो डाउट के अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास करूंगा, उसमें डाउट भी इंक्लूड करूंगा, तो उसके हिसाब से क्लास के कंटेंट 100% मैच नहीं होंगे, वो तो कल रिकॉर्डेड में मैच होते हैं। तो अपन क्लास की टाइमिंग का इशू है, तो अपन 2 स्लॉट में अब आपकी क्लास को कंडक्ट करेंगे। मतलब एक बैच मैंने ले लिया, वो कंप्लीट हो गया, तो दूसरे टाइमिंग में अपन दूसरा बैच को कंप्लीट करेंगे। तो उसका मैं कल तक आपको कुछ मैसेज डलवा दूंगा। पर बाकी जो डेटा से रिलेटेड कुछ कॉल्स आए थे उसके लिए मैंने आपको बताया, और एक बहुत अच्छा सजेशन आया है, उसको आप ध्यान रखें। वर्क फ्रॉम होम वाले जो पैकेज हैं, पैक हैं, उसको आप ले लें। और इन्होंने उसका रेट भी दे दिया है, 251 रुपीज का आ रहा है जियो पर। कुमार सत्यम ने उसका रेट भी डाल दिया है। ओनली 251 रुपीज का पैक है जियो पर, जिसमें आपको शायद अनलिमिटेड डेटा मिलेगा और एक अच्छी स्पीड के साथ मिलेगा। तो आप चेक कर लेना, उसका मेरे को भी अभी आईडी नहीं है, तो उस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसको आप चेक कर लेना, एक अच्छा सजेशन आप लोगों के लिए। और टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अपन कल तक खत्म कर लेंगे। 50 GB डेटा है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाए। तो अपन अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ इसमें इंटीग्रेटर। और इंटीग्रेटर में अपन कैपेसिटर की चार्जिंग का एक कॉन्सेप्ट लेंगे जो आपके लिए भी आगे काम करेगा। चलो अपन अपने टॉपिक पे जो डिस्कशन है उससे टॉपिक से थोड़ा अपन अलग हट गए। अब एक टॉपिक मेरे को कंप्लीट कराना है, इंटीग्रेटर। शायद आज की क्लास में देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता है। नहीं है तो मैं इंटीग्रेटर का आपको बेसिक कंसेप्ट तो बता ही दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन इसमें इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का जो कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इसका मैं यूज करूंगा बाकी आगे वेवफॉर्म जनरेटर में। तो वेवफॉर्म जनरेटर में कंसेप्ट में डायरेक्टली लगा के उसका आउटपुट आपको दिखा दूंगा। उससे मैं अपन पूरा सर्किट और उसका फिर से पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। इंटीग्रेटर सर्किट जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, आउटपुट क्या होगा, इनपुट के इंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन इसकी कंडीशन देखिए, आर सी, ये इंटीग्रेटर का
बेसिक सर्किट है, ये V नॉट है और ये VI है। पहले मैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कैसे आता है, फिर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, ये ट्रायंगुलर वेव वगैरह कैसे जनरेट होती है और इसका अपन आगे कैसे यूज करेंगे। इसमें अपन इस कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या होगा इसका 1/CS। आइडियल ओप एम्प मान के चल रहा है सभी जगह, तो ये 0 वोल्ट पर और इनपुट करेंट 0, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और इनपुट करेंट 0। I1 इक्वल टू I2 से अपन इसका रिजल्ट निकालें, तो I1 इक्वल टू I2 से VI माइनस 0 अपॉन R इक्वल टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज डिफरेंस, या वोल्टेज डिफरेंस अपॉन इम्पिडेंस कर दें, तो माइनस CS इंटू V नॉट एक्स। इतना तो सभी लोग कर ही लेंगे। तो यहां पर अपने को V नॉट एस इक्वल टू मिलेगा माइनस 1/RCS इंटू VIS। लाप्लास की इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो V नॉट टी जो मिलेगा माइनस 1/RC इंटू इंटीग्रेशन ऑफ VI dt। आउटपुट इसका प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेशन ऑफ VI के, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटर। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, सभी जगह दिए ही रहते हैं, आउटपुट इसका इंटीग्रेटर है। तो मैथमेटिकली तो बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। I1 इक्वल टू I2 वर्चुअल शॉर्ट सर्किट और इनपुट करेंट 0 से इसका अपन ने आउटपुट निकाल लिया और आउटपुट को अपन ने लाप्लास से चेंज कर लिया। एक क्वेश्चन जो गेट में आ चुका, अब नहीं आएगा कभी भी, ES में आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह का बनता है, इनपुट स्क्वायर वेव है जो अपन ने लिया है उसका ठीक अपोजिट। तो क्वेश्चन में इनपुट स्क्वायर वेव है, तो V नॉट क्या होगा, इसके लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आप सभी लोग आंसर बता पाएंगे इसका, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंपल्स ट्रेन, ट्रायंगुलर वेव, पैराबोलिक, इस टाइप के ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो ये सभी को मालूम है कि इनपुट अगर अपन एक स्क्वायर वेव लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या है, एक ट्रायंगुलर वेव। तो ये करेक्ट आंसर है और अधिकतर लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ही भेजा है। आउटपुट क्या होगा इसके, ट्रायंगुलर वेव। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, और सॉ टूथ में कैसे कन्वर्ट होगा, ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट होगा, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। अपन इसमें आगे जाके जब अपन वेवफॉर्म जनरेटर डिस्कस करेंगे, तो स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर के आउटपुट में इंटीग्रेटर लगा के उसी जनरेटर को ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कन्वर्ट कर देंगे सॉटूथ वेव जनरेटर में। तो अपन इसमें अभी इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ट्रायंगुलर हो गया अपना आंसर, पर थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आगे अपने को सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेटर में प्रॉब्लम ना जाए। अपन इसमें कैपेसिटर की इक्वेशन से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ICT करेंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VCT। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये इसका फार्मूला है। इसको अपन ब्रेक करें, जैसे माइनस इनफिनिट टू 0, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं केवल। फर्स्ट टर्म इसका, ये VC 0 को इंडिकेट कर रहा है, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं। तो यहां से इस कैपेसिटर वोल्टेज का रिजल्ट, ये इसके इक्वल है। अब इसमें अभी अपन एज्यूम कर लें VC 0, इनिशियल वोल्टेज को अपन ने 0 लिया, नॉन जीरो है तब भी सेम रिजल्ट आता है।
मैंने आपको रेक्टिफायर के साथ रिपल वोल्टेज एक डिस्कस किया था, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ एक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसी कंसेप्ट पे अपन फिर से वापस ले रहे हैं। अगर आईसी की वैल्यू आई नॉट है, मतलब एक कांस्टेंट करंट से अपन कैपेसिटर को चार्ज करें, तो वीसीटी का जो रिजल्ट है ये मिलेगा आई नॉट टी बाय सी। रिपल वोल्टेज में मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, ट्रायंगुलर वेव कैसे आता है, जब अपन इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फर्स्ट टर्म इसका ये VC 0 को इंडिकेट कर रहा है, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं। तो यहां से इस कैपेसिटर वोल्टेज का रिजल्ट ये इसके इक्वल है। अब इसमें अभी अपन एज्यूम ही कर लें VC 0 इनिशियल वोल्टेज को अपन ने 0 लिया, नॉन जीरो है तब भी सेम रिजल्ट आता है। मैंने आपको रेक्टिफायर के साथ रिपल वोल्टेज एक डिस्कस किया था, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ एक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसी कंसेप्ट पे अपन फिर से वापस ले रहे हैं। अगर आईसी की वैल्यू आई नॉट है, मतलब एक कांस्टेंट करंट से अपन कैपेसिटर को चार्ज करें, तो वीसीटी का जो रिजल्ट है ये मिलेगा आई नॉट टी बाय सी। रिपल वोल्टेज में मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, ट्रायंगुलर वेव कैसे आता है, जब अपन इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक स्क्वायर वेव इनपुट ले लेते हैं, प्लस V और माइनस V के बीच में ये चेंज हो रहा है। ऑन टाइम मतलब हाई और लो वाला जो टाइम है इसका, टी लो और टी हाई, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल इसलिए रहा हूं, जितना चार्ज होगा कैपेसिटर उतना ही डिस्चार्ज हो, और इनपुट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी सेम है दोनों में। एक बार अपने V लिया और एक बार अपन ने लिया इसमें माइनस V। यहां पर क्या होता है, जब अपन एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो इससे जो करंट आएगा, ये करंट इनपुट की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इसमें आई आर जो मिलेगा ये मिलेगा अपने को V बाय आर, ये भी क्या है कांस्टेंट है। ये करंट तो 0 एम्पियर है, IC इक्वल टू क्या है IR, ये क्या मिलेगा अपने को कांस्टेंट करंट। तो जैसे अपन प्लस माइनस 10 वोल्ट इस पे एज्यूम कर लें, प्लस माइनस 10 वोल्ट का इनपुट है, तो करंट एक बार 10 बाय आर, एक बार क्या मिलेगा माइनस 10 अपॉन आर। तो VI को अगर अपन एक स्क्वायर वेव एज्यूम कर लें, प्लस 10 और माइनस 10 के बीच में ये चेंज हुआ, ये अपन ने एज्यूम किया ये VI है। तो जब VI की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो IC इक्वल टू IR, ये मिलेगा 10 अपॉन आर। ये चार्जिंग करंट अभी अपन इसको ले रहे हैं, और जब VI की वैल्यू माइनस 10 है, तो इस कंडीशन में IC इक्वल टू IR, ये मिलेगा माइनस 10 बाय आर, ये होगी इसकी डिस्चार्जिंग करंट। तो इसमें क्या है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट करंट से चार्ज होने पर ये कैपेसिटर वोल्टेज है। तो एक बार अपन चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम भी इक्वल है, क्योंकि ये लो और हाई ये दोनों ड्यूरेशन इसके इक्वल है। तो जब अपन इसके लिए VC का वेवफॉर्म ड्रॉ करें, V0 में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, V0 माइनस VC के इक्वल है, V0 इक्वल टू माइनस VC। जब अपन VC को ड्रॉ करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, जब ये करंट V बाय आर होगा कांस्टेंट है, तो इससे इसका वोल्टेज ये VC पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा यानी पॉजिटिव रैंप
कितने ड्यूरेशन के लिए, चार्जिंग टाइम के लिए ये। और फिर इसके बाद जब यहां पर अपन अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अप्लाई करने पर ये डिस्चार्ज होगा। ये दोनों टाइम इक्वल मानना हो तो जितना चार्ज हुआ उतना ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। और स्लोप की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, आई नॉट के। स्लोप इसका क्या, आई नॉट बाय सी। तो स्लोप की वैल्यू से स्लोप इसका आई नॉट बाय सी है। अब यहां पर जब अपन 10 और -10 लेते हैं तो जितना पॉजिटिव स्लोप है उतना ही नेगेटिव स्लोप है। तो इक्वल एंड अपोजिट स्लोप वाली वेव, इक्वल एंड अपोजिट स्लोप, और ये टाइम भी इक्वल है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा अपने को, एक ट्रायंगुलर वेव। अब इसी सर्किट में अगर अपन एक मॉडिफिकेशन करते हैं तो जब अपन आगे जाके स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर डिजाइन करेंगे तो सिंपली एक इंटीग्रेटर सर्किट कैस्केड में कनेक्ट करेंगे स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर के साथ। इसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, इसी सर्किट में अगर अपन, जिसमें ±10 वोल्ट का इनपुट है, यहां पर मैं इस ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 2 वोल्ट अप्लाई कर दूं। स्लोप इसका आई नॉट बाई सी, आई नॉट के प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे जब अपन ±10 वोल्ट का इनपुट लेंगे तो जब VI की वैल्यू 10 वोल्ट होगी तो ये करंट, जिसको चार्जिंग करंट लिख रहे हैं, तो VI 10 वोल्ट आने पर I का रिजल्ट ये 2 वोल्ट है, तो यहां पर कितना है फिर हुआ 2, 10 - 2 बाय R, 8 बाय R। पर जब VI को -10 लूंगा तो -10 लेने पे I की वैल्यू क्या होगी, -12 बाय R। तो इस कंडीशन में क्या है, स्लोप अब इक्वल नहीं होंगे, स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और स्लोप चेंज होने का मतलब ये होगा इस टाइप का वेव फॉर्म। सॉटूथ और ट्रायंगुलर में अंतर कितना है, इतना ही तो अंतर है ना, स्लोप अपने चेंज कर दिया। तो सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेटर में और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर में क्या इतना डिफरेंस है। स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर के साथ कैस्केड में अपन इंटीग्रेटर लगा के ही दोनों वेवफॉर्म जनरेट करेंगे। एक स्लाइट मॉडिफिकेशन अपन कर देंगे इंटीग्रेटर सर्किट में। तो जैसे ही अपन ने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक वोल्टेज अप्लाई किया तो VI की इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू जो आ रही है, एक बार +10 एक बार -10, तो करंट की वैल्यू अगर आपने इसको ग्राउंड लिया तो करंट 10 बाय R और -10 बाय R। पर जैसे अपन इसको 2 वोल्ट सेट करेंगे तो एक बार मिलेगा 8 बाय R और एक बार मिला -12 बाय R। अगर अपन इसको -2 कर देंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो कौन सा स्लोप अपने को ज्यादा रखना है, कौन सा कम रखना है, वो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अपने को इसमें कर देना है। +2 की जगह अपन उसको -2 कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर की अपन कांस्टेंट करंट से चार्जिंग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है, पर ये किस तरह से होता है और किस तरह से अपन इसको सॉटूथ में कन्वर्ट करेंगे, मुझे लगता है वो कंसेप्ट भी आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट अभी भी आपको है तो कमेंट सेक्शन पे डाउट भेजें।